brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं हमारा डेली फाइनेंशियल शो खर्चा पानी। हमें हमेशा की तरह हमारे साथ हैं अंशुमन तिवारी जी। नमस्कार अंशुमन सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ दर्पण, आपका स्वागत है। अंशुमन सर, आज के लाइनअप में हमारे पास 3 खबरें हैं। पहली फटाफट उन लाइनअप को बता देते हैं। पहली खबर हमारी जो है वो प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। दूसरी खबर हमारी ओपेक देशों को लेकर है, जो वहाँ पे फ्यूल चल रहा था। और तीसरी खबर हमारी अदानी की जो इनके ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उनको उसको लेके है, और तीनों के बारे में हम बात करेंगे। चलते चलते ही अदानी को लेंगे, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्टोरी को लेंगे, क्योंकि वो इतनी पूरी खबर अभी हमारे पास आई नहीं है। तो अंशुमन सर, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली खबर की और को लेके, जो है प्राइवेटाइजेशन, या स्पेसिफिक होके कहे तो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन। अभी आज सर, अगर आपने गौर किया होगा तो सुबह से ही एक चीज ट्रेंड कर रही है, नेशन अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। तो ये इस वक्त क्यों ट्रेंड कर रही है, लोगों का सवाल ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल कुछ दूसरा है। अभी हम और आप डिस्कस कर रहे थे कि कई तरफ से कई खबरें आ रही है, कुछ अगर आप बताना चाहें, वरना फिर मैं आपको क्वेश्चन के आधार पर पूछते रहूंगा कुछ भी चीजें जो है मेरे पास खबरें। अंशुमन जी। दर्पण, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया में लगातार तेजी से सरकार आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे कोविड का असर खत्म हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां वापस लौट रही हैं, प्राइवेटाइजेशन की चर्चाएं बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, और सरकार के फैसले हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि LIC के IPO को कैबिनेट की मंजूरी मिली। बैंकों के क्षेत्र से हमारे पास 3 बड़े अपडेट हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि सरकार कितनी तेज गति से बैंक प्राइवेटाइजेशन और फाइनेंशियल सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। और वो तीनों अपडेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे हमें प्राइवेटाइजेशन की अगली दिशा के संकेत मिलते हैं। पहली से सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जिसका जो उस मौसम पर में आई है जब बाहर बरसात का मौसम है और शेयर बाजार में रिजल्ट्स का मौसम है, यानी कंपनियों के क्वार्टरली नतीजों का मौसम है। HDFC बैंक का नतीजा आया, बाजार थोड़ा सा निराश हुआ, बैंकों के नतीजे आ रहे हैं। उस बीच में ये खबर हमारे पास आई है कि कोविड के दौरान भारत में सरकारी बैंक कर्ज देने के मामले में निजी बैंकों से काफी पीछे रह गए। रिकवरी की जो प्रक्रिया शुरू हुई, और जब रिकवरी के लिए कर्ज देने के लिए सपोर्ट की बात आई, तो जो भी थोड़ा बहुत कर्ज बांटा गया रिकवरी के दौरान, उसमें निजी बैंकों की लोन ग्रोथ जो 5 साल पहले 21% थी, वो 2020 में 36% हो गई। यानी प्राइवेट सेक्टर ने ज्यादा एग्रेसिवली, ज्यादा आक्रामक रूप से सरकारी बैंकों की तुलना में लोन दिए। ये एक आंकड़ा हमारे पास निकल कर आया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हमारे पास दर्पण इस मामले में है, वो ये कि निजी बैंकों का जो NPA लेवल है पिछले 3-4 सालों में, वो प्राइवेट बैंक के NPA लेवल से कम रहा है। जैसे कि तुलना के तौर पर आप देखें तो HDFC और SBI के NPA लेवल में तुलना करें, क्योंकि HDFC प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और स्टेट बैंक सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। अब जबकि ये अर्निंग का सीजन सामने है और हमारे सामने दोनों सरकारी और प्राइवेट बैंक्स के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो ये जो फर्क है रिकवरी में या इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाने का, उसमें कई सारी वजहों से, कई कारणों से सरकारी बैंक पिछड़ गए हैं। माहौल दोनों के लिए एक जैसा था। RBI ने रेपो रेट कम की तो कर्ज सबके लिए सस्ता हुआ, सरकारी बैंक भी सस्ते कर्ज को ऑफर कर रहे थे। सरकारी बैंकों के पास कस्टमर्स का बेस या ग्राहकों का आधार भी ज्यादा बड़ा है। उन्हें सरकार की तरफ से काम करने में वरीयता मिलती है, क्योंकि वो सरकार के बैंक हैं, तो सरकारी स्कीमों के क्रियान्वयन में भी वो आगे रहते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के तौर पर अगर आप देखें तो निजी बैंकों का परफॉर्मेंस पहले से भी अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कोविड के इस कार्यकाल में लोन की ग्रोथ के तौर पर, NPA में नियंत्रण और कमी के तौर पर जो आंकड़े मिल रहे हैं, वो प्राइवेट बैंक्स के पक्ष में है। ये आमतौर पर इस तरफ इशारा करता है कि सरकार जिस तरह से बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, जो पूरा प्लान है निजीकरण का, वो इसको सपोर्ट करता है कि धीमे धीमे सरकारी बैंक बाजार में अपना हिस्सा खो रहे हैं, चाहे वो लोन का बाजार हो या वो कर्ज देने का बाजार हो या बाकी सेवाओं का बाजार हो, और प्राइवेट सेक्टर्स उसमें आगे बढ़त ले रहे हैं। अब आप ये जो डॉट्स हैं, इनको अगर जोड़ने की कोशिश करें तो
हम यहां से शुरू करते हैं कि रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो बैंक्स हैं वो 4 हैं हमारे लिए, 2 प्राइवेट सेक्टर और 2 सरकारी सेक्टर के बैंक। उसके बाद सरकार की तरफ से बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसमें 3 बैंकों के निजीकरण की बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है, प्रस्ताव नीति आयोग से आ चुका है। ऐसी भी खबरें सरकार के भीतर हैं कि इसके बाद अगले चरण में एग्रेसिवली कई सारे और बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। तो जब निजीकरण की बात होगी तो उनको लेगा कौन? उनका टेक ओवर तो भारत के प्राइवेट बैंक से करेंगे। तो बाजार की दृष्टि से बाजार भी शायद निजी बैंकों में तेज ग्रोथ देख रहा है और सरकारी बैंकों में धीमे धीमे क्षरण देख रहा है। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसके बहुत सारे आयाम हैं। इसे ये सीधे तौर पर निजीकरण को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इससे हम ये समझ सकते हैं कि बाजार में बैंकों के निजीकरण की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो निजी ग्राहक हैं वो अपनी ताकत और अपना रसूख बढ़ा रहे हैं बाजार में, और इनमें से अगर कोई प्राइवेट बैंक किसी सरकारी बैंक का अधिग्रहण करता है तो उसके पास एक बड़ा बाजार हिस्सा आएगा। ये पहला अपडेट है जो दूसरी अपडेट में जाएं उससे पहले मेरे को एक केवल जानना था अंशुमन सर, अगर ये जान पाए कि जो ये रिपोर्ट कार्ड अगर इसको कहें प्राइवेट सेक्टर बैंक का और पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो क्या सरकार इसको प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में दिखाना चाहिए या कुछ नहीं, ये उस मायने में महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, सरकार इसको प्राइवेटेशन के पक्ष में दर्पण अवश्य दिखाएगी, आप सही कह रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमेशा से सरकार की जितनी भी रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट है, वो बताती है कि प्राइवेट बैंक्स का परफॉर्मेंस सरकारी बैंकों से ज्यादा बेहतर रहा है। लेकिन इस मंदी के दौर में भी उन्होंने उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया और एनहांस किया है। यानी इससे जो प्रिमाइस बनता है, जो पर्सपेक्टिव बनता है, वो ये है कि जो भविष्य के ग्राहक हैं, जो सरकारी बैंकों को भविष्य में ले सकते हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं सरकार के अंदर खाने खबरों में ये भी आता है ना कि निजी बैंक बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए तो उसमें बैंकिंग के बारे में जो रिपोर्ट्स होती है उसमें बताया जाता है प्राइवेट सेक्टर के बैंक बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब सरकारें कहना चाहती है कि हमारे बैंक हमसे ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं और निजी बैंक ज्यादा सफलतापूर्वक चल रहे हैं, तभी तो निजीकरण की बात शुरू हुई है। तभी तो निजीकरण का प्रस्ताव उभरा है कि नहीं, सरकार बैंक नहीं चला सकती, वो निजी क्षेत्र को दे। तो ये डेटा या जो आंकड़ा है, ये उस तैयारी को पुष्ट करता है, उस तैयारी को सपोर्ट करता है जो तैयारी सरकार के स्तर पर चल रही है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो हालांकि एचडीएफसी बैंक के नतीजों को लेकर थोड़ा ऊहापोह बाजार में असमंजस है, लेकिन फिर भी जब पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में सारी चीजें बैठी हुई थी, सारी चीजें डूबी हुई थी, फिर भी निजी बैंकों के परफॉर्मेंस ने यह बताया है कि जब क्राइसिस आती है तो प्राइवेट बैंक्स में जो रेजिलियंस है, जो उनकी क्षमता है संकट को झेलने की, वो शायद सरकारी बैंकों से ज्यादा बेहतर है। यह संकेत इससे मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूचना जो हमारे पास आ रही है, वो आ रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर। नीति आयोग से बता दें कि हम प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही 3 चीजें ले रहे हैं अंशुमन जी, तो उसी प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो दूसरी है नीति आयोग की खबर, सॉरी अंशुमन। हाँ, ये दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो हमारे पास आ रही है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर आ रही है। इसके पीछे और भी आयाम है, अभी एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है और उसकी अपनी एक राजनीति है, उसकी चर्चा है। पर नीति आयोग को सरकार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के पुनर्गठन की प्रक्रिया में शामिल करना चाहती है। जो संकेत मिल रहे हैं कि नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय को एक सलाह दी है और शायद उसका कोई दस्तावेज भी उनके को दिया जाएगा, जिस हिसाब से भारत में सरकार जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनकी संख्या में कमी की जाएगी, उनका विलय किया जाएगा। इस समय जो नंबर हमारे पास है सिद्धांत दर्पण, उसके हिसाब से करीब भारत में 1539 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और 97,006 रूरल कोऑपरेटिव बैंक हैं, जिनका डिपॉजिटर बेस करीब 8.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। ये आरबीआई की तैयारी और सरकार की तैयारी ये है कि इनकी संख्या सीमित की जाए, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस इनके पास नहीं है इनका डिपॉजिटर बेस के हिसाब से और इनकी लेंडिंग के हिसाब से। नीति आयोग को यह सजेस्ट किया गया है कि वो इन बैंकों के पुनर्गठन के लिए, इन बैंकों को आपस में विलय करने के लिए और इन्हें और सक्षम बनाने के लिए अपनी सिफारिशें दे। यह प्रक्रिया शुरू हुई है पीएमसी बैंक की क्राइसिस के बाद, जिसमें एक
एक बैंक डूबा था और उसके बाद बड़ी क्राइसिस हुई थी, और वो बैंक अर्बन बैंक था क्योंकि उसमें मुंबई के बहुत सारे छोटे लोगों का, आम लोगों का पैसा जमा था, जिस पर अभी हमने आरबीआई की तरफ से एक रेजोल्यूशन देखा है जिसमें एक फाइनेंस कंपनी को इस बात की इजाजत दी गई है कि वो इसका बेल आउट करे, और इसे बेल आउट करने के लिए एक वित्तीय कंपनी बनाकर इस बैंक का अधिग्रहण कर सकती है, जो फैसला उन्होंने किया है। तो इन बैंक्स के पुनर्गठन की प्रक्रिया अभी पटरी पर आ रही है या तेजी से आगे बढ़ रही है। स्वाभाविक सी बात है कि बैंक तो सरकार नहीं चलाना चाहेगी, इन बैंकों को भी जब बड़े बैंक नहीं चलाए जा पा रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक्स नहीं चल पा रहे हैं सरकार से, तो इन बैंक्स को, जो कि कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनका भविष्य क्या होगा? क्या ये आने वाले समय में प्राइवेट बैंक्स के साथ या सरकारी बैंक्स के साथ मर्ज किए जाएंगे? क्या उन्हें उनके साथ बंडल किया जाएगा? क्या उन्हें उनके साथ क्लब किया जाएगा? ये सारे प्रस्ताव, ये सारी संभावनाएं मेज पर रखी हुई हैं। नीति आयोग जब हमें ये बताएगा या वित्त मंत्रालय को ये बताएगा कि इन करीब 97,000 के आसपास ग्रामीण सहकारी बैंकों का और 1,500 के आसपास अर्बन सहकारी बैंकों का आखिर किया क्या जाए, इनका क्या रिलेवेंस है, इन्हें चलाने की जरूरत केवल राजनीतिक स्वार्थों के अलावा या राजनेताओं को उसमें बिठाने के अलावा कुछ और भी है। जब वो ये बताएगा तब हम इनके भविष्य के बारे में भी जान पाएंगे कि इनका वास्तविक रूप से होना क्या है, क्या इनका निजीकरण होगा कि नहीं होगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण तार है जो निजीकरण की डिबेट की पूरी डिबेट है, उससे जुड़ता हुआ है। क्योंकि डिबेट चल रही है तो हमारी कोशिश खर्चा पानी में यह है कि हम उसमें और सारे तथ्य लाकर उसे और इन्फॉर्म्ड बनाएं और ये समझने की कोशिश करें कि सरकार किन दिशाओं में, और जो पूरा नीति निर्माण का तंत्र, और एक ही व्यक्ति नहीं सोचता है, आरबीआई अपने तरह से प्लान कर रहा है, नीति आयोग अपने तरह से बात कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने तरह से बात कर रही है। अब एक और स्टेक होल्डर बचता है इसमें, एक और स्टेक होल्डर बचता है जो क्या कर रहा है इस पूरी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए। आप ऐसे समझें कि एक बहुत बड़ा रथ है, एक बहुत बड़ा जगरनट है बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन। उसे धक्का लगाने के लिए सब लोग अपनी अपनी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साइड से धक्का लगा रहा है, कोई उसके पहिए के नीचे से लकड़ी डालकर उसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, कोई उसका वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। उसमें एक और स्टेक होल्डर है, उस स्टेक होल्डर की खबर भी महत्वपूर्ण है, वो है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, आईबीए, जो भारतीय बैंकों का संगठन है और भारतीय बैंकों की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। रेगुलेटर आरबीआई है, पर आईबीए बैंकों का संगठन है, और सरकार बैंकों के मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले आईबीए को उसमें शामिल करती है। उसमें सरकारी और निजी दोनों बैंक उसका हिस्सा है। आईबीए ने ये संकेत दिया है कि वो सरकार को जल्द ही एक प्रपोजल भेजने वाली है जिसके तहत 6,000 करोड़ रुपए का एक बैड बैंक स्थापित किया जाएगा। खर्चा पानी के दर्शकों को प्लेलिस्ट पर वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने बैड बैंक पर विस्तार से चर्चा की है कि बैड बैंक क्या होता है, उसे क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है। बजट में जब इसका प्रस्ताव आया था, पर संक्षेप में रिकॉल कराने के लिए हम बताते हैं कि बैड बैंक मतलब एक ऐसा बैंक है जो सरकारी और निजी बैंकों के जो फंसे हुए कर्ज हैं, जिनकी वसूली नहीं हो पाई है, जो एनपीएज हैं, या जो कर्ज वो वसूल नहीं कर सकते और जिनके लिए बैंकों ने प्रोविजनिंग कर दी है, उन्हें वो बैड बैंक अपने पास ले लेगा। यानी बैंक अपना कीचड़ उठाकर इस बैड बैंक में रख देंगे, अपनी बैलेंस शीट को हल्का और साफ सुथरा कर लेंगे, और इसकी वसूली बाद में ये बैड बैंक करेगा। उसमें से कितना पैसा वसूल हो पाता है, कितना बैंकों को वापस मिलेगा, ये हम अलग से देखेंगे। इस तरीके का प्रयोग पहले भी कुछ क्रेडिट स्ट्रक्चरिंग कंपनियों से या डेट स्ट्रक्चरिंग कंपनियों से के जरिए हो चुका है, लेकिन बहुत सफल नहीं हुआ था। पर बैड बैंक आने वाला है। बैड बैंक के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की बात की है आरबीआई ने। करीब 6,000 करोड़ का ये बैंक होगा, और ये बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत इसकी इनिशियल कैपिटल लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास होगी, जो हमको संकेत मिल रहे हैं। और ये जो बैंकिंग कंपनी है या जो बैंक है, ये कानूनी उपायों के तहत, मौद्रिक और वित्तीय उपायों के तहत ये कोशिश करेगा कि बैंकों के जो फंसे हुए कर्ज हैं वो लिए जा सकें। अब इसका भी निजीकरण की पूरी डिबेट से गहरा रिश्ता है। बैंक जितनी जल्दी हल्के होंगे फंसे हुए कर्ज से, एनपीए से, बैड डेट्स जितनी तेजी से उनके बैलेंस शीट से निकलकर इस बैड बैंक में जाएंगे, उनका वैल्यूएशन उतना ही अच्छा हो जाएगा, उनकी कीमत अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए अगर एक बैंक के खाते में 15%, 20% उसके टोटल लोन पोर्टफोलियो का 10%, 12%
एनपीए फंसा हुआ है तो वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, उसके सर पर लदा हुआ है, जिसकी वो वसूली नहीं कर पाएगा, और उसका असर बैंक के वैल्यूएशन पर और बैंक के बिकने पर पड़ेगा। अब आप पूरा डिजाइन एक साथ मिलाकर समझने की कोशिश करिए। अब आप एक तरफ सरकार तेजी से 3 बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, नंबर 1। दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक बाजार में तेजी से सरकारी बैंकों से ज्यादा हिस्सा लेते चले जा रहे हैं लोन के मार्केट में, जो कि उनका मुख्य बिजनेस है, लोन बैंकों का मुख्य बिजनेस है। नंबर 3, प्राइवेट बैंकों के एनपीएस के बढ़ने की रफ्तार निजी बैंकों के एनपीएस के बढ़ने की रफ्तार से काफी कम है, यानी उनकी सेहत ज्यादा बेहतर है, उनको वैक्सीन लगा हुआ है, और सरकारी बैंक जो हैं उन्हें अभी उस ताकत का या वो स्ट्रेंथ नहीं मिली है। तीसरी चीज, आईबीए एक बैड बैंक बनाने वाला है, जो सरकारी बैंकों के खाते में जो भी कर्ज पड़े हुए हैं पुराने, उनका एक हिस्सा लेकर साफ करेगा। और चौथा घटनाक्रम ये कि सरकार अर्बन कोऑपरेटिव और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का भी पुनर्गठन करने वाली है। वो आने वाले समय में शायद इसी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। ये है पूरा नक्शा। ये नक्शा हमारे सामने उभर कर आ रहा है। अब ये अलग अलग टुकड़े हैं जिनको जोड़कर आप समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसके लिए संसद में कुछ कानून मंजूर कराने की जरूरत होगी, इसके लिए और भी बहुत सारे प्रयास करने की जरूरत होगी, इन पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन जो पूरा मैप है वो इस तरह से बन रहा है। इसमें कुछ और अभी मिसिंग पॉइंट हैं, उन मिसिंग पॉइंट्स के बारे में आने वाले समय में कुछ और नीतियां हमारे सामने आएंगी, तब हमें स्पष्ट होगा कि चीजें कैसे कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगी। अंशुमन जी, प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सिद्धांत जी और आप इसको मतलब मुझे लगता है 360 डिग्री कवर कर रहे हैं, चाहे इसका फोरकास्ट हो, चाहे इसका कोई भी चीज हो, खर्चा पानी में हो, और छोटी छोटी खबरें भी। एक और मुद्दा है अंशुमन जी जिसको आप 360 डिग्री कवर करते हैं, शायद ही कोई उससे जुड़ी हुई खबर हो जो आपने छोड़ी हो, हर दूसरे या तीसरे दिन आती है। वो है पेट्रोल को लेके, और पेट्रोल या डीजल के दामों को लेके, या क्रूड को लेके, या उससे कोई भी जुड़ी हुई खबर। तो उसको लेकर भी एक अपडेट है ओपेक देशों का, जो अभी एक हफ्ते पहले ही आपने कहा था कि काफी अच्छा खासी इन 2 देशों के बीच मतलब जंग छिड़ती हुई सी दिखाई दे रही है बातचीत के स्तर पे। तो वो कहाँ तक पहुंची, और कुछ अच्छी खबर आ रही है वहां से, या क्या क्या अपडेट्स हैं अंशुमन जी? अच्छी खबर है, और ये महत्वपूर्ण मैं अच्छी खबर कहने से इसलिए डर रहा था क्योंकि आपसे मैंने सीखी है कि फाइनेंस में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, तो तब से मैं इस सेंस में पूछता नहीं हूँ कम से कम कि अच्छी खबर है। अच्छी का मतलब ये है कि इस दृष्टि से कि गतिरोध खत्म हो रहा है। ओपेक की पूरी खबरों को हम हमेशा भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम दुनिया में सबसे अधिक तेल की महंगाई झेलने वाला देश हैं। हम रिकॉर्ड पेट्रोल और डीजल की कीमतों से को झेल रहे हैं, और सरकार हमें हमेशा तर्क देती है कि सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। बहस पुरानी है कि कीमतें टैक्स के कारण बढ़ रही हैं, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण नहीं कर रही। लेकिन अभी सरकार को एक मौका मिला इस झगड़े से उस तर्क को और मजबूती के साथ पेश करने का कि ओपेक में ही लड़ाई हो रही है, सऊदी अरब और यूएई आपस में लड़ रहे हैं, तो सब तेल की कीमतें बढ़ गई। अब हम क्या करें? हमको तो पूरी स्टोरी को भी अगर रिफ्रेश कर दे, कैसे किन 2 देशों के बीच लड़ाई हो रही है और क्या हो रहा है शॉर्ट में। मैं उस पे आता हूं। तो अभी ये कहा गया कि साहब ओपेक देशों की बैठक जब पिछले हफ्ते हुई, तो उसका एजेंडा ये था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इकोनॉमी रिकवरी कर रही है, तो ओपेक देशों ने उत्पादन में जो कटौती का फैसला किया था उसे रिलैक्स करने की बात थी कि क्रमशः धीमे धीमे उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि ऑयल मार्केट को थोड़ा ठंडा किया जा सके, जो खौलता हुआ तेल है उसे थोड़ा, उसकी बॉयल को थोड़ा कम किया जा सके। उस पर ओपेक प्लस देशों में, मतलब ओपेक देश और उसके साथ जो बाकी और भी देश यूरोप और लैटिन अमेरिका के शामिल हैं, उनके बीच में सहमति नहीं बनी। झगड़ा हुआ सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में। सऊदी अरब चाहता था कि उत्पादन को एग्रेसिवली बढ़ाया जाए क्योंकि बाजार में डिमांड आ रही है और उसका फायदा हमें उठाना पड़े। अमीरात ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आने वाले समय में अर्थव्यवस्थाओं में फिर से तेजी से गिरावट आ जाएगी और हमें फिर नुकसान होने लगेगा। अमीरात की अर्थव्यवस्था और सऊदी अरब की दोनों की अर्थव्यवस्थाएं तेल पर निर्भर है, पर अमीरात ज्यादा दबाव में है कई सारी चीजों को लेकर। उस पर हमने एक विस्तार से खर्चा पानी के एपिसोड में चर्चा की थी, उसे दोबारा देखा जा सकता है जाकर कि अमीरात की उलझने क्या हैं। अमीरात का जो तेल है
की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है, सस्ती है। अमीरात का जो प्रोडक्शन बेस है उसको अभी वो जो अंतर्राष्ट्रीय फार्मूला है ओपेक का उससे मैच नहीं करा पाया, तो बहुत सारे मुद्दे थे। वहां से ये हमें तर्क सुनने को मिला कि अब तो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में तेल सब $76-$70 $78 हो गया, तो अब भारत में तो जस्टिफाइड है। हालांकि भारत में कीमतें तब भी बढ़ रही थी जब तेल $62 और $65 पर बैरल का भी था। ओपेक की जो बैठक हुई दोबारा, उसमें समझौता हो गया है, और समझौता होने से कम हमें इस दृष्टि से एक राहत वाली खबर मिलती है कि उसके बाद क्रूड ऑयल की कीमतें करीब करीब $71-72 के आसपास आ गई हैं। ये गिरावट पिछली तेजी के बाद से, मतलब जो हमने उस समय जब झगड़ा हुआ था एक हफ्ते के बाद, उसे काफी गिरावट है, $5-6 से नीचे से ज्यादा की गिरावट है तेल की कीमत में। ओपेक देशों के बीच एक नई संधि हुई है, ओपेक प्लस देशों के बीच एक नई संधि हुई। उस संधि में यह तय किया गया है कि ओपेक देश लगभग जो उन्होंने पिछले साल अपने प्रोडक्शन को करीब 10 मिलियन बैरल पर डे काटने का फैसला किया था, उसमें वो अब 2 मिलियन बैरल पर डे की बढ़ोतरी करेंगे। यानी 10 काट रहे थे, 2 रिस्टोर कर देंगे, 8 की कटौती अभी भी बाकी रहेगी। तो यानी 2 मिलियन बैरल पर डे या के आसपास की सप्लाई बाजार में बढ़ेगी, जिसका असर हमें तेल की कीमतों को कम करने में मिलेगा। दूसरी तरफ जो अमीरात और सऊदी अरब का झगड़ा था, उसमें जो बोन ऑफ कंटेंशन था, जो विवाद की वजह थी, उसमें सऊदी अरब की नहीं अमीरात की चली है। यह तय हुआ था कि जो कटौतियां हैं उन्हें मई 2022 तक ही सीमित रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। यानी फिर इसके बाद प्रोडक्शन नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, जो 10 मिलियन बैरल पर डे की कटौती थी वहां से खत्म हो जाएगी और सामान्य उत्पादन आना शुरू हो जाएगा, जो कोविड से पहले की स्थिति में था। यहां अमीरात का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियां अभी वोलेटाइल हैं, अनिश्चित हैं। अगर ऐसी परिस्थिति होती है और आने वाले समय में फिर मंदी आती है, वायरस का फिर अटैक होता है, तो हमें फिर नुकसान होगा। इसलिए ओपेक प्लस देश इस बात पर राजी हुए हैं कि यह कार्यक्रम मई के बजाय 2022 के अंत तक बढ़ा दिया जाए। अब इसका मतलब समझिए इन तकनीकों से बाहर। पहली चीज तो यह कि ओपेक देश उत्पादन बढ़ाने पर राजी हुए, पर उतना उत्पादन अभी भी नहीं वापस लौटेगा जितना इससे पहले था जब कोविड में हम नहीं आए थे। यानी बाजार में ओपेक देश बहुत चतुरता के साथ सप्लाई को रेगुलेट करेंगे, और इसका सीधा मतलब यह है कि कच्चे तेल की कीमतें किसी भी परिस्थिति में दर्पण $72-73 से लेके और $69 के बीच में घूमती रहेंगी। यानी वो भारत के कंफर्ट लेवल में, जो कि $60 के आसपास का कंफर्ट लेवल है, वो उस पर नहीं आने वाली है। और ये परिस्थिति मई 2022 तक नहीं बल्कि दिसंबर 2022 तक रहने वाली है। यानी दिसंबर 2022 तक एक कटौती बनी रहेगी। 2 बैरल पर डे का, 2 मिलियन बैरल पर डे का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता रहेगा। कैविएट इसमें यह है कि मान लीजिए बीच में मंदी फिर आ गई, तो फिर ओपेक देश फिर बैठेंगे, इसको बदल लेंगे, क्योंकि उनके हाथ की बात है, वो अपने आप को इसमें तय कर लेंगे। तो आप कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था में कोई भी बाइनरी नहीं होती, कोई भी खबर अच्छी या बुरी नहीं होती। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि क्रूड की कीमत 71-72 के पास आ गई है तो भारतीय बाजार में कीमतें कम होंगी। मुझे बहुत ज्यादा गुंजाइश उन कीमतों को कम होने की नहीं लगती, क्योंकि कीमतें भारत में तो $60 से बढ़ रही हैं। जब $62 का पर बैरल का तेल था, तब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये कटौती या ये जो कीमतों को स्टेबल करने की कोशिश है, एक सीमा से अधिक ना भड़क जाए, इसकी कोशिश है। इस कोशिश का बहुत सीमित फायदा भारत को मिलेगा। एक और इसके साथ कैविएट है, एक और इसके साथ अपवाद है कि इसके साथ रुपए और डॉलर की मूल्य का क्या होने वाला है। रुपए में गहरी वॉलेटिलिटी है, पिछले कई दिनों से चल रही है। अगर रुपया 15 पैसे 20 पैसे भी कमजोर होता है लॉन्ग रन में एक महीने में तो जो कमी दर्पण कच्चे तेल की कीमतों में होगी वो तो रुपए की कमजोरी से बराबर हो जाएगी। यानी हम वहीं खड़े रहेंगे जहां हैं, हम वहीं पेट्रोल पंप पर जाएंगे और हमको वहीं $100 का पेट्रोल मिलेगा। ऐसी परिस्थिति हमको लगती है। जब तक 2 ही परिस्थितियां हैं, एक या तो कच्चे तेल की कीमतें 65 से नीचे चली जाए, $65 पर बैरल से नीचे चली जाए और लंबे समय तक वहां स्टेबल रहे, क्योंकि तेल आज की कीमत पर आज कंपनियां तेल नहीं खरीदती।
कंपनियां हमेशा तेल एडवांस में खरीदती हैं, फिर वो रिफाइन होता है, फिर आपके पास आता है। तो जो जिस तेल का पैसा आप आज चुका रहे हैं, जिस क्रूड से बने हुए पेट्रोल डीजल की कीमत आज चुका रहे हैं, वो 1 महीने पहले खरीदा गया है या 2 महीने पहले खरीदा गया है। तो ये जो लैग इफेक्ट है, इसमें और सारे फैक्टर काम करते हैं। इसमें रुपए की कीमत काम करती है, इसमें रिफाइनरीज की अपनी कॉस्ट काम करती है, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। तो या तो लंबे समय के लिए क्रूड की कीमत 65-63 के आसपास हो जाए। जो मेरे पास संकेत हैं, मेरी जो कल ट्रेडर से बात हो रही थी, ग्लोबल ट्रेडर से यूरोप में और टोक्यो में और लंदन में, कि कोई ओपेक देश ऐसा इस स्थिति में कतई नहीं है कि वो कीमतों को 65 से नीचे ले जाने पर तैयार हो जाए, $65 से नीचे, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी इकोनॉमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती है अभी इस स्थिति में, क्योंकि वो कोविड के शॉक से उभरे हैं। तो हमारे लिए हम भी ये बहुत उम्मीद नहीं कर सकते कि कीमतें कच्चे तेल की कम होंगी। अब दूसरा पहलू ये है कि सरकार टैक्स में बड़े पैमाने पर कटौती करे, ह्यूज कटौती करे, तब हम नीचे इसे वापस आता देख पाएंगे। और दोनों ही परिस्थितियां अभी फिलहाल होती नहीं दिख रही हैं। तेल कंपनियों को थोड़ा कुशन जरूर मिल जाएगा। जो उस 75-76 से 70 पर सौदे कर रही थी फॉरवर्ड में, अब वो 71-72 के आसपास उनके सौदे पर डॉलर बैरल पर होंगे। पर हमारी आपकी जेब में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। टोकन के तौर पर हो सकता है सरकार 1-2 दिन में 15 पैसे 20 पैसे से, बीच में एक दिन डीजल की कीमत 16 पैसे कम कर दी गई थी, फिर बढ़ा दी गई। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें ओपेक के इस फैसले से हमारे बाजार में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की गुंजाइश थोड़ी कमी दिखाई देती है। इसी में आपका एक चीज जोड़ दूंगा, प्रोवाइडेड के नजदीक में कोई चुनाव ना हो। हाँ, प्रोवाइडेड के नजदीक में कोई चुनाव ना हो, वो शर्त तो हमेशा लागू है। वो तो नियम व शर्तें लागू स्टार के साथ है ही। चुनाव होगा तो किसी भी तेल पॉलिसी का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन बाद में हम चुकाएंगे उसको। वो तो छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, तो कट्टा तो खरबूजा ही है। जी जी बिल्कुल। अंशुमन जी, ये खबर अभी रिसेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई ज्यादा डेवलपमेंट तो दिखे नहीं, लेकिन आपने थोड़ा बहुत स्टडी की थी। बिजनेस टुडे की तरफ से मेरे पास ये खबर आई है कि जो सेबी है वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करने वाली है। मतलब उनके जो रेगुलेशंस है उसमें कितना कंपाइलेंस चल रहा है। तो कुछ अपडेट है इसका, या फिर इसको हम कभी अगले शो में लें, या जो भी जानकारी अभी तक है हमारे पास? दर्पण, ये खबर केवल इतनी ही हमारे पास है सूचना के तौर पर हम दे रहे हैं। इसमें भी हम इसका कोई विश्लेषण या कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते, इस डिस्क्लेमर के साथ कि खबर हमारे पास बिजनेस टुडे ने इस खबर को ब्रेक किया है। सुबह से कुछ और जगहों से भी ये सूचना आई थी कि संसद में स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने एक सांसद के सवाल के जवाब में ये कहा है कि सेबी अडानी ग्रुप की कंपनीज के कामकाज को इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब ये इन्वेस्टिगेशन किन चीजों को लेकर है? ये उन एफपीआई वाले इशू को लेकर है या कोई दूसरा मुद्दा है? सेबी ने अभी इस मामले में हमारे सामने कुछ नहीं कहा है। लेकिन चूंकि ये खबर हमारे पास उपलब्ध है और अडानी से जुड़े हुए शेयर और अडानी से जुड़े हुए अडानी ग्रुप के शेयर से जुड़े हुए कई सारी चीजें पिछले दिनों चर्चा में रही हैं, तो ये एक तरीके की पोटेंशियल डेवलपिंग खबर है। दर्पण, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। हम इस पर और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है शाम तक सेबी इस मामले में स्पष्टीकरण दे, वो इसे स्वीकार करे या इसे मना कर दे। पर संसद में कहा गया है तो वित्त मंत्रालय के पास कोई ना कोई जानकारी होगी, जैसा कि हमें पता चल रहा है। तो इसके लिए हमको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल तक शाम तक हमारे पास, या कल तक कुछ और डिटेल आते हैं तो हम इसे लेकर आपके सामने आएंगे। बिल्कुल अंशुमन जी, केवल इसमें एक और अपडेट बता दूं कि ये जिस वक्त ये हम न्यूज सुन रहे थे, तो अडानी ग्रुप के तो काफी शेयर्स हैं, लेकिन जो अडानी समूह जो मेन शेयर है वो 3.77 यानी कि 4.25% तक गिर गया था। लेकिन अभी मार्केट ये बंद होते वक्त ये रिकवर करके अब केवल 1.26 यानी कि 1.25% ही घटा हुआ है। ये एक अपडेट था। कुछ हाँ, बाजार में सुबह से शेयर, क्योंकि शेयर बाजार में तो बहुत सारी चर्चाएं बाद में कंफर्म होती हैं, पहले लौट कर आती हैं। यही शेयर बाजार की अपनी खूबसूरती है, या उसकी शेयर बाजार का अपना एक्साइटमेंट है, या वो है। तो ये सुबह से थी चर्चा कि कहीं ना कहीं कुछ हलचल बाजार में रेगुलेटरी लेवल पर है। स्पष्ट नहीं है हमारे पास, लेकिन उसके बाद फिर ये संसद से खबर निकल कर आई कि संसद में ये बात कही गई है। हमारी निगाह इस पर है। हम और भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे और हो सकता कल हम कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके पास आए। तो ये था आज का खर्चा पानी शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया अंशुमन जी।
धन्यवाद।